रानी के दोनों भाई डर कर राधिका को तालाब के किनारे जमीन पर छोड़कर भाग जाते हैं। भोलेनाथ बाबा राधिका को आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद राधिका को होश आ जाता है। उसके बाद राधिका भोलेनाथ बाबा से विनती करती है, भोलेनाथ बाबा मुझे थोड़ा शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार वालों को भी रानी के दोनों भाइयों से बचा सकूं। राधिका भोलेनाथ बाबा से आशीर्वाद लेकर अपने परिवार वालों के पास जाती है। जैसे ही रानी के दोनों भाई राधिका को देखते हैं डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि रानी के दोनों भाई यही सोचते हैं यह राधिका नहीं है बल्कि राधिका का भूत है। फिर राधिका रानी के दोनों भाइयों के साथ कुछ ऐसा करती है जिससे रानी के दोनों भाई बंसल परिवार वालों से माफ़ी मांगने लगते हैं और पैर भी पकड़ने लगते हैं। आगे तो राधिका ने किस तरीके से रानी के दोनों भाइयों को डरवा कर बंसल परिवार वालों के सामने झुका देती है मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। राधिका के ऊपर टूटा है अभी दुखों का पहाड़। दिव्यम रानी के दोनों भाइयों के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नरपत सरपत कम से कम मुझे अपनी पत्नी राधिका का अंतिम संस्कार कर लेने दो। इसके बाद से जो तुम लोग कहोगे हम वही करेंगे। रानी का बड़ा भाई सरपट कहता है, दामाद जी ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, हम दोनों भाई जो करना है कर लेंगे। रानी के दोनों भाई डर जाते हैं। रानी के दोनों भाई सोचते हैं अगर पुलिस वालों को पता चल गया तो हम लोगों को उम्र कैद का सज़ा हो जाएगा। इसलिए सरपट अपने बहन रानी से कहता है, बहन तू पूरे परिवार वालों को उनके कमरे में लेकर जा और बाहर से ताला लगा दे। रानी परिवार वालों को कमरे में ले जाकर बाहर से ताला लगा देती है, लेकिन दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को पकड़कर रोता है। दिव्यम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है। रानी के दोनों भाई दिव्यम का हाथ पकड़कर उसकी पत्नी से अलग करने के बारे में सोचते हैं। दिव्यम रानी के दोनों भाइयों से कहता है, तुम लोग जो कुछ भी कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरी पत्नी की अंतिम संस्कार कर लेने दो। लेकिन रानी के दोनों भाई नहीं मानते हैं और राधिका से अलग करने के बारे में सोचते हैं। दिव्यम फूट फूट कर अपनी पत्नी को अपने गोद में लेकर रोता है, लेकिन रानी के दोनों भाई जोर जबरदस्ती से दिव्यम और राधिका को अलग कर देते हैं। दिव्यम को उसके परिवार वालों के पास पहुंचाकर कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं। इधर रानी के दोनों भाई और रानी तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं रानी के शरीर को हमें बाहर तालाब में फेंकना होगा ताकि मगरमच्छ खा ले और साबुत मिट सके। लेकिन शायद रानी के दोनों भाई भूल जाते हैं जिसके सर पर भोलेनाथ बाबा का साया होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मानते हैं अभी राधिका थोड़े कष्ट में है, लेकिन बहुत जल्द राधिका का सारा कष्ट खत्म होने वाला है और वही कष्ट रानी के दोनों भाइयों के सर पर मंडराने वाला है। जब रानी के दोनों भाई परिवार वालों को कमरे में बंद कर देते हैं, दिव्यम कमरे में फूट फूट कर रोता है और अपने परिवार वालों से कहता है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब मैं अपनी पत्नी राधिका को बचा नहीं सका तो मेरा रहना धिरिक है। दिव्यम अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसता है। दिव्यम भले ही अपनी पत्नी से नाराज़ रहता था, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। इधर जग्गू को ठीक होता हुआ देखकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सुजाता कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप सही सलामत और खड़े हो गए हैं और पहले के जैसे बोलने भी लगे हैं। इधर दादी माँ अपने बेटे जग्गू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। शायद परिवार के लोग जग्गू को ठीक होने से राधिका का गम भूल चुके हैं, राधिका के बारे में भूल चुके हैं, क्योंकि वह लोग थोड़ा थोड़ा खुश होने लगते हैं। गम है तो सिर्फ और सिर्फ दिव्यम को और जगमोहन को, क्योंकि जगमोहन भी राधिका को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और परिवार वाले जग्गू को ठीक होने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जग्गू परिवार वालों से कहते हैं, तुम लोग खुश क्या हो रहे हो? जिस लड़की के वजह से आज मैं ठीक हुआ हूँ और सही सलामत हूँ, वही आज हमें छोड़कर चली गई है। कम से कम वह सही सलामत होती और उसके जगह पर मैं मर गया होता। जब जगमोहन अपने मुंह से ऐसी बात बोलते हैं तब दादी माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। दादी माँ कहती हैं, भगवान के लिए जग्गू बेटा ऐसा कुछ भी मत कह,
इतने दिनों के बाद तो ठीक हुआ है और उसके बाद तू ऐसा बात बोल रहा है। जगमोहन कहता है, क्या करूँ माँ? राधिका के वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ। अगर राधिका मेरा इतना सेवल टहल नहीं की होती तो आज मैं तुम लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। दिव्यम इधर अपना सर झुकाकर सर पकड़कर बैठा रहता है। दिव्यम को कुछ भी समझ नहीं आता है रानी के दोनों भाइयों को सजा कैसे दिलवाए। इधर कविता अपने देवर से कहती है, अपने देवर जग्गू से कहती है, देवर जी आप राधिका का टेंशन मत करिए, शायद भगवान का यही मर्जी था। जब राधिका का जान गया है तो आपके शरीर में जान आया है। शायद राधिका का यही पाप का कर्म का भागीदार थी जो अपनी जान देकर आपको बचाई है। जग्गू कहता है, कविता चुप हो जाओ, राधिका के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। जो लड़की बेकसूर थी उसके बावजूद भी बंसल परिवार वालों ने उसे कसूरवार समझा। जैसे ही दिव्यम अपने मुंह से राधिका की तरफदारी वाली बात कहते हैं, दिव्यम अपने पापा जग्गू से पूछने लगता है, पापा आपको पता है ना राधिका ही आपको धक्का दी थी छत पर से? जग्गू कहता है, नहीं बेटा दिव्यम, तुम सबको गलत फहमी हो चुका है। राधिका तुम लोगों से चीख चीख कर कहती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन तुम लोगों ने राधिका का बात एक नहीं सुना और राधिका को ही कसूरवार समझ लिया। जग्गू अपने परिवार वालों को सारा हकीकत बता देते हैं। जग्गू परिवार वाले से कहते हैं, राधिका ने मुझे छत पर से धक्का नहीं दिया था। इतना ही बात सुनकर दिव्यम फूट फूट कर रोने लगता है। उधर सुजाता अंदर ही अंदर जलन पैदा करने लगती है, क्योंकि सुजाता यह नहीं चाहती कि राधिका का तरफदारी हो। जगमोहन अपने परिवार वालों से बता देते हैं, मुझे असली राधिका ने धक्का नहीं दिया था बल्कि नकली राधिका ने दिया था। राधिका के हम शकल ने मुझे छत पर से धक्का दिया था। दिव्यम अपने पापा जग्गू से इतनी बात सुनकर और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और अपना बीता हुआ पल याद करने लगता है। दिव्यम किस तरीके से अस्पताल में राधिका को धक्के देकर अपने ज़िंदगी से दूर किया था। दिव्यम खुद अपने मुंह से कहा था, राधिका आज के बाद से तुम अपना शकल मुझे मत दिखाना। यह सब सोच सोचकर दिव्यम फूट फूट कर रोता है। शायद दिव्यम आज पूरी तरीके से टूट चुका था। एक तो राधिका का सच, दूसरे तरफ राधिका का मौत, यह दोनों दिव्यम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई भी पति हो, कम से कम अपनी पत्नी के ऊपर एक बार तो विश्वास करे। राधिका चीख चीख कर पूरे बंसल परिवार वालों से बता रही थी कि मैंने अपने ससुर जग्गू को धक्का नहीं दिया था, मुझे एक बार अपने तरफ से साबित करने दो। लेकिन बंसल परिवार वाले राधिका को एक बार भी साबित करने के लिए मौका नहीं दिए थे, बल्कि हर बार राधिका को परिवार वालों के नज़रे में एक दूसरे के नज़रे में गिराते चले आए। लेकिन राधिका सब कुछ बर्दाश्त करते हुए अपने ससुर जग्गू का सेवा टहल करती रही। ऐन वक्त पर राधिका को क्या मिला? सजाए मौत। जहाँ तक का मेरा अंदाजा है, राधिका को बंसल घर में कभी भी मान सम्मान नहीं मिला। जब भी राधिका को मान सम्मान मिलने का वक्त आता है, तब बंसल घर में कोई न कोई एक नया सदस्य एंट्री कर देता है, जिससे राधिका का हर एक खुशी डूब जाता है। दिव्यम सोच सोच कर रोने लगता है। दिव्यम सोचता है, राधिका मुझसे हर बार यही बात कहती रही कि मैंने अपने ससुर जग्गू को धक्का नहीं दिया था, बल्कि मेरी हमशक्ल नकली राधिका ने धक्का दिया था। लेकिन दिव्यम अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं करता था। दिव्यम को यही बात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दिव्यम सोचता है, कम से कम मुझे अपनी पत्नी पर एक बार विश्वास कर लेना चाहिए था। अगर मैं अपनी पत्नी राधिका के ऊपर एक बार विश्वास कर लिया होता तो आज यह सब दिन नहीं देखना पड़ता। आज मेरी पत्नी अगर बंसल घर में वापस रहती तो शायद मुझे रानी से शादी भी नहीं करना पड़ता। दिव्यम को कुछ भी समझ नहीं आता है। दिव्यम अपने आप को लाचारती महसूस करता है। इधर रानी के दोनों भाई राधिका को तालाब में फेंकने का व्यवस्था करते हैं। रानी के दोनों भाई एक बोरी लाते हैं, बोरी में राधिका को रख लेते हैं। रानी कहती है, भैया हम लोगों को रात के टाइम ही राधिका को तालाब वाले जगह पर लेकर जाना होगा,
ताकि अड़ोस पड़ोस के लोग कोई भी हम पर शक न कर पाए। रानी के दोनों भाई यही चाहते हैं, राधिका को हम तालाब में फेंक देंगे, मगरमच्छ खा लेंगे और हमारा राज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और पुलिस वाले हमें पकड़कर कभी भी नहीं ले जाएंगे, हमें सज़ा भी नहीं मिलेगा। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट अपने दिमाग में यही प्लान बनाते हैं, लेकिन शायद रानी के दोनों भाई भूल चुके हैं, जो गलत करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलता है। राधिका को जब रानी के दोनों भाई बोरी में रख रहे थे, उससे पहले रानी अपने दोनों भाइयों को रोककर कहती है, भैया रुकिए, राधिका को बहुत अपने मंगलसूत्र पर नाज था ना, आज मैं राधिका के गले से मंगलसूत्र वापस ले लूँगी। रानी राधिका के पास जाती है और उसके गले से मंगलसूत्र निकालने लगती है। भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से राधिका के गले से मंगलसूत्र नहीं निकलता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद रानी राधिका के गले से मंगलसूत्र खोल लेती है। उसके बाद रानी के दोनों भाई बोरी में रखकर उसे तालाब वाले जगह पर ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगती है। रानी के दोनों भाई कहते हैं, बहन यहाँ पर तो बहुत तेज से बारिश होने लगी है। रानी अपने भाइयों से कहती है, भैया यही सही समय है, सब लोग अपने अपने कमरे में होंगे और हम राधिका को तालाब में बहुत आसानी से फेंक सकते हैं। रानी के दोनों भाई राधिका को तालाब के पास ले जाते हैं तालाब में फेंकने के लिए, लेकिन उससे पहले भोलेनाथ बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हुए रानी के दोनों भाइयों को डरवा देते हैं, जिससे रानी के दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। राधिका की लाश वहीं पर रखकर चले जाते हैं, जो कि राधिका अभी तक मरी नहीं थी। राधिका के अंदर अभी भी सांसें चल रही थी, लेकिन बंसल परिवार वाले और रानी के दोनों भाई यही सोच रहे थे कि राधिका मर चुकी है, जबकि राधिका अभी मरी नहीं थी, उसकी सांसें चल रही थी। भोलेनाथ बाबा अपनी शक्ति से राधिका को एकदम सही सलामत कर देते हैं। राधिका एक नया रूप लेती है बंसल परिवार वालों के पास जाने का। राधिका सबसे पहले अपने भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लेती है और उनसे कहती है, भगवान भोलेनाथ बाबा, आप हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर आपको सीरियल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे।